नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआर स्टडी सर्किल में। मेरा नाम है विशाल और आज पंचायती राज परीक्षा ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2023 के संदर्भ में मेरी अगली क्लास है, जिसमें मैंने पंचायतों का निर्वाचन आरक्षण किस तरह से होता है और निर्वाचन आयोग क्या करता है, क्या भूमिका है, और मैंने इसमें ग्राम पंचायतों की समिति गठन वगैरह। तो आज मैंने ग्राम सभा के बारे में लिया है और पंचायत में आरक्षण के बारे में लिया है। अगली क्लास में इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। और मैंने ग्राम सभा के जो कर्तव्य हैं वो मैंने लिए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पंचायतों के आरक्षण और निर्वाचन की पद्धति क्या है, देखो। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव को राज्य निर्वाचन के अधीन संपन्न कराया जाता है। चुनाव की तारीख एवं चरण वगैरह जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। और सभी ज़िलों में जो जिलाधिकारी होता है उसकी देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। अब आरक्षण किस तरीके से दिया जाता है? उत्तर प्रदेश में आरक्षण के लिए दो प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। एक लॉटरी, एक चक्रानुक्रम। लॉटरी में क्या होता है कि इस आधार वर्ष के हिसाब से, जो वर्तमान में आधार वर्ष है, आरक्षित सीटों को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। आधार वर्ष जैसे पहले 1995 आधार वर्ष माना जाता था, अब 2015 उस पर विवाद भी हुआ था कुछ पहले। उसको आप अगर पढ़ना चाहें तो गूगल पे पढ़ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या पंगा था। तो आधार वर्ष के हिसाब से पहले आरक्षित सीटों को अलग कर लिया जाता है, जो रिजर्व सीटें होती हैं। उसके बाद महिलाओं के पिछले चुनाव में जो सीटें आरक्षित की गई थी उनको अलग करके बाकी के लिए लॉटरी सिस्टम, उनका कोई लॉटरी सिस्टम होगा पर्ची वगैरह किस तरह से, तो उसके लिए आरक्षण किया जाता है। अगला है चक्रानुक्रम पद्धति, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। इसमें क्या है, जो सीट जिस वर्ग के लिए रिजर्व है, आरक्षित है मतलब, वह अगले चुनाव में उसके लिए नहीं होगी। जैसे मान लिया किसी ग्राम पंचायत में इस बार जनरल की सीट आई है, सामान्य सीट आई है, तो अगली बार सामान्य सीट नहीं आएगी। जो चक्रानुक्रम पद्धति है उसके अनुसार आगे सामान्य के बाद एसटी महिलाओं की सीट आती है, ठीक है। यही इसमें है, ठीक उसी प्रकार होगा अगले चुनाव में एसटी महिला को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, पहले आरक्षण महिलाओं को दिया जाता था, ठीक है। पहले महिलाओं को आरक्षण दिया जाता था जो 33% था। सबसे पहले दिया नहीं, अब भी दिया जाता है। 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। इसके अलावा जो SC/ST की महिलाएं हैं, महिलाओं में भी उनको 21%। यदि किसी जगह 100 सीट हैं तो 33 सीट महिलाओं की होंगी। उन 33 सीट महिलाओं में से 33 का 21% SC/ST महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। और OBC का जो रिजर्वेशन है पिछड़ा वर्ग का, वो 27% से अधिक नहीं हो सकता। यदि किसी क्षेत्र में 27 सीटें जनरल की हैं तो उसमें 27 से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग के प्रधान, ग्राम प्रधान नहीं बन सकते, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे आबादी के अनुसार क्या आरक्षण दिया जाता है। पंचायत सदस्य के लिए गांव की आबादी आधार होती है, ठीक है। पंचायत सदस्य यदि होगा, उसके बाद पंचायत सदस्य के लिए ब्लॉक की आबादी, ब्लॉक सदस्य के लिए जिला और जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश की आबादी आधार बनती है। जैसे किसी ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायतें हैं तो आधार वर्ष में सबसे ज़्यादा SC आबादी वाली 21 सीटें आरक्षित होंगी। उसी तरह से ज़्यादा पिछड़ा वर्ग 27 सीटें OBC के लिए आरक्षित होंगी, ठीक है। इसी तरह से ये मैंने पहले भी बता दिया, उसी के आधार पे किया जाता है, ठीक है। इसको पढ़ लेना और पॉज करके पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमने लिया है अब हम ग्राम सभा। ये निर्वाचन का इतना ही था, अगर कुछ और होगा मैं अगली क्लास में उसको कवर करा दूंगा, ठीक है। छाट के क्लासें लेनी पड़ती हैं बहुत, जो एक्चुअल में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ग्राम सभा। एक कॉरपोरेट निकाय, एक ग्राम सभा जो है एक निकाय है जिसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं, जिनका नाम पंचायत की
निर्वाचन सूची में ग्राम स्तर पर शामिल रहता है। ठीक है, अनुच्छेद 243B में उसको परिभाषित किया गया है। और ये ग्राम पंचायत का जो है ये प्राथमिक निकाय है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत का प्राथमिक निकाय है और स्थायी निकाय है। और अन्य सभी संस्थाएं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद का निर्माण निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है, जबकि ग्राम सभा मतदाताओं से बनती है और ग्राम सभा के द्वारा लिए गए निर्णय किसी अन्य निकाय द्वारा रद्द नहीं किए जा सकते। उसको रद्द करने का अधिकार सिर्फ ग्राम सभा में ही निहित है। ग्राम सभा के सदस्य 18 साल से कम उम्र के लोग सदस्य नहीं हो सकते और 18 साल जिनकी उम्र हो गई है उससे ऊपर हैं, वे गाँव में रहते हों, वे सभी उसके सदस्य होंगे। अगर 18 वर्ष के ऊपर हैं, यदि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वे भी ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। यानी आपको मतदाता सूची में अपना नाम, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना ज़रूरी है। आगे ग्राम सभा की बैठक कब कब होती है? तो ग्राम सभा की साल में कम से कम 2 बैठक होना ज़रूरी है। एक रबी की फसल कटने के बाद, एक जायद की फसल कटने खरीफ की। एक रबी की फसल कटने के बाद, एक खरीफ की फसल कटने के बाद आयोजित होती है। ठीक है, और ये टोटल ग्राम सभा के 1/5 सदस्यों ने यदि मांग की है तो 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत अकस्मात बैठक भी, अचानक भी बैठक बुला सकता है। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट दिवसों पे भी इसकी बैठकें कराई जा सकती हैं, जैसे मजदूर दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती पर आम चर्चा के लिए। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, आप पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला, अब ग्राम सभा के कार्य क्या थे? ग्राम सभा के कार्य हैं जो ये वास्तव में इसका जो मेन कार्य है ग्राम सभा का, वो ग्राम पंचायत को सुझाव देना है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की जो वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट होती है, खातों का वार्षिक विवरण वगैरह वगैरह पर ये उसको सुझाव देती है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में चल रही विकास योजनाओं के बारे में रिपोर्ट पर सुझाव देती है, किस तरह से रिपोर्ट करनी है तैयार। ग्राम के सभी वर्गों में एकता और समानता बनाए रखने का काम करती है। पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देती है, उसको सुझाव, जिला पंचायत को सुझाव देती है कि वृद्धों की शिक्षा बढ़ाई जाए। जैसे अभी पिछले कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे हमारे घर के, माता पिता, दादा दादी, उनकी क्लास लगाई जाती थी, मतलब ग्राम पंचायत में, पंचायत घर पर जो पंचायत होती थी। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए अंशदान जुटाना, श्रमिक श्रम देना। ठीक है, ये स्वैच्छिक श्रम है, यहाँ पे ना स्वैच्छिक श्रम है, स्वैच्छिक श्रम है। ठीक है, स्वैच्छिक श्रम है। उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान करना, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुँचाना। तो ये सभी ग्राम सभा के कार्य हैं। ठीक है, और आगे ये वाले टॉपिक अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 3rd टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर अच्छी लगे हो, जो भी बच्चे भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो अपना भी पढ़ते रहें, लेकिन मेरी बहुत क्रिस्प और छोटी क्लासें होती हैं तो उनको ये कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।